हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो कि बार बार पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो आराम से आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे और सारे क्वेश्चन लगातार नोट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपको देखता है दोस्तों, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी वाली है। यानी आपसे पूछा गया है विच फ्रैक्शंस इज लार्जेस्ट। यानी कि यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस दिए हैं, कुछ भिन्न दिए हैं, इनमें से आपको बताना है फ्रैक्शन में कौन सी वाली बड़ी है। आपको चेक करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे पहले आप फ्रैक्शन को लिख लेंगे 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17। यहाँ पे देखिए आपके पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि इनके आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर दें, यानी इनके हरों को आप समान कर दें। उसके बाद जिनका अंश बड़ा होगा यानी जिनका नोमिनेटर बड़ा होगा वही वाली फ्रैक्शन यानी वही भिन्न बड़ी होती है। या फिर दूसरा केस होता है कि मान लो आपका हरों को समान करना ज़्यादा टफ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको हर दिख रहे हैं, तो इनको इक्वल करना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनको आप डेसिमल के फॉर्म में यानी कि दशमलव के रूप में रिप्रेजेंट कर लेंगे। जैसे कि देखिए आप एक या दो अंक तक निकाल लेंगे शुरुआत में। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.6 आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.6 आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.7 आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.6 आ रहा है। अब यहाँ पर आपको देखिए बताना क्या है, बताना है आपको कौन सी वाली भिन्न बड़ी है। तो आप क्लियर देख रहे हैं कि ये वाली भिन्न बड़ी है, यानी आपको एक ही स्थान तक निकालने की आवश्यकता पड़ी, ज़्यादा आप नहीं निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे कौन से वाले में, ऑप्शन नंबर सी वाले में आप यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से कम है तो वह संख्या क्या होगी। यानी आपसे पूछा गया है इफ़ अ नंबर इज सेम एज लार्जर देन 31 एज सेम एज स्मॉलर देन 75 देन नंबर इज। यानी आपसे देखिए ध्यान देंगे आपसे कहा गया है कोई यहाँ पे ए और बी से उतना ही बड़ा और छोटा है। मान लीजिए दोस्तों एक्स जो है ए से उतना ही बड़ा है जितना कि बी से छोटा है। तो यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इसके लिए इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस ए बराबर बी माइनस एक्स। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ए है एक्स से छोटा है और बी जो है एक्स से बड़ा है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यदि आप दोनों में एक्स को यहाँ पर घटा देंगे तो आप देखेंगे आपके पास में बराबर संख्या प्राप्त होगी। आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि जो बड़ा वाला है दोस्तों वो आगे आएगा, उसमें से आप छोटे वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 31 छोटी है, तो आप मान लेंगे कि x जो आपके पास में कॉमन है, आप यदि x में से 31 को घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो आपको जो बराबर मिलता है वो बिल्कुल आपका 75 में से x को निकाल देने के होता है। तो यहाँ पे देखिए आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x को यहाँ पे ले आएंगे, ये माइनस एक्स है, यहाँ पर आने के बाद प्लस में आ जाएगा और x में x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 75 प्लस 31 कर देंगे। तो इनको ऐड करने के बाद में आपको मिलता है 106 और x बराबर मिलता है आपको 2 से डिवाइड कर देंगे, 106/2 करेंगे तो 53 यानी कि 53 आपको मिलता है, यानी 53 आपको आंसर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब n को 6 से होगा, यहाँ पे जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 प्राप्त होता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। यानी आपसे यहाँ पर पूछा गया है when n is divided by 6 remainder is 4, if 2n is divided by 6 then remainder will be। यानी आपसे पूछा गया है यदि आप n को 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 4 मिलता है। यदि आप 2n को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको मालूम होगा यदि आप a को b से डिवाइड करें तो मान लीजिए आपका q बार भाग जाता है, रिमाइंडर r बचता है। तो इसका जो रिलेशन होता है आपस में a बराबर bq प्लस r होता है। इक्वेशन को आप याद रखेंगे हमेशा, यहाँ पे a जिस पर आप भाग दे रहे हैं, b जिससे आप भाग दे रहे हैं और q भागफल यानी कि क्वांटिएंट और r रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निकालेंगे आंसर को। यहाँ पे आपके पास में a क्या है दोस्तों, n है, n में आप भाग दे रहे हैं, b क्या है आप 6 से भाग दे रहे हैं और q यानी कि आपको कितनी बार भाग देना है ये आपको नहीं मालूम है तो आप q ही ले लेंगे। r पहली बार में आपको मालूम है
कि रिमाइंडर 4 बचता है। तो इक्वेशन नंबर पहली आ गई। वैसे इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकालेंगे आप? इक्वेशन नंबर 2 में आपसे कहा गया है जो n है वहाँ पर आपको 2n लेना है और भाग यहाँ पर 6 से ही आप देंगे। क्वांटिएंट मान लीजिए दोस्तों आपका कैपिटल Q हो गया और प्लस रिमाइंडर आपको नहीं मालूम है तो आप रिमाइंडर को R मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन हैं, इक्वेशनों को दोस्तों आप इक्वेट कर लेंगे, यानी कि आप इक्वेट करेंगे तो आप कंपैरिजन के माध्यम से आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप इक्वेट करते हैं तो आप देखेंगे यदि आप यहाँ पर 2n करना चाहें तो इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन को आप 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करने पर 2n बराबर 12Q प्लस 8 मिलता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या मिलता है, रिमाइंडर यहाँ पर आपको 8 दिखता है, लेकिन 8 नहीं होगा क्योंकि आपको मालूम है आप 6 से भाग दे रहे हैं, यानी रिमाइंडर की जगह पर जो 8 मिल रहा है 8 में आप 6 से भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका 2n बराबर आपके पास मिल चुका है 12Q प्लस 8। तो यहाँ से यदि आप देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका 6 से यदि आप भाग देंगे दोस्तों तो ये आपका 6 बाहर आने पे यहाँ बचेगा आपका 2Q और धन यहाँ भाग देने पे 6 एकम 6 बचेगा दोस्तों और धन 2, यानी कि आप यहाँ से क्या कर लेंगे, 6 को यदि कॉमन ले लें तो 2Q प्लस 1 और प्लस 2 बचेगा। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो पूरा 6 से भाग जा रहा है, लेकिन 2 जो है आपके पास में रिमाइंडर के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे 2 दोस्तों आपको शेषफल के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 हो तो उनका एलसीएम क्या होगा। यानी आपसे पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 117 देन देयर एलसीएम इज। यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों एक रिलेशन आपने बार बार पढ़ा होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है और हमेशा ही एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया है, कंडीशन यहाँ पर आपको दी है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स आपको दिए हैं। आप ध्यान देंगे दोस्तों जब भी आपको सह अभाज्य दिया होगा, सह अभाज्य यदि संख्या दिया होगा तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सह अभाज्य कहने का मतलब है ऐसे वाले नंबर जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखें 2 और 3 को देखें तो यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। यदि आप 7 और 13 को देखें हमेशा इनका एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि दोस्तों इनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखता है। तो इसीलिए आप क्या कहते हैं, जो भी आपके कोप्राइम नंबर्स होंगे हमेशा ही उनका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ बराबर 1 होता है। तो ये आपको हमेशा ही पता होना चाहिए। तो एचसीएफ की जगह 1 हो गया, नंबरों का गुणनफल आपको दिया गया है तो इक्वेशन में मान रखेंगे एलसीएम गुणा 1 बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर आपको दिया है 117। तो यहाँ से आप देखते हैं एलसीएम बराबर क्या आ गया आपके पास में 117 आ गया, यानी कि 117 आ गया, यही एलसीएम होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखता है पहला वाला, तो पहले वाले में दोस्तों आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है तथा एलसीएम व एचसीएफ का योग 125 है, तब यदि उनमें से एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी आपसे पूछा गया है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 4 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 125। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 100 देन द अदर नंबर इज। यानी आपको दोनों में से एक नंबर भी दिया है और एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन दिया है। यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, पहली कंडीशन आपको दी है जो एलसीएम है एचसीएफ का 4 गुना है, तो एलसीएम बराबर 4 गुणा एचसीएफ है, पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरा आपको रिलेशन दिया है एलसीएम और एचसीएफ का समीशन कितना है 125 है, और दोनों में से एक नंबर आपका 100 है, दूसरा नंबर आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों आप, तो यहाँ पर आप देखिए 2 इक्वेशन आपके पास में हैं, पहली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन में रख देंगे, जहाँ पर एलसीएम है वहाँ पर आप 4 एचसीएफ रख देंगे। तो क्या मिलेगा दोस्तों आपको 4 एचसीएफ धन एचसीएफ बराबर 125, और ये आपका जोड़ देंगे तो आपका 1 एचसीएफ ये है, 4 एचसीएफ ये है, तो 5 एचसीएफ हो जाएंगे बराबर 125। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 125 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 25।
यानी ये आपको 25 मिल गया HCF। तो HCF को आप यदि इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी दोस्तों, LCM की वैल्यू मिल जाएगी। LCM प्लस 25 आ गया आपका ये बराबर 125। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 125 माइनस 25 इक्वल टू 100। यानी कि LCM आपको 100 मिल गया, HCF आपको 25 मिल गया। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर आपको मालूम होगा जो पहले हमने शुरू में पढ़ी थी, LCM गुणा HCF बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। LCM आपके पास में 100 है, HCF 25 है, पहला नंबर 100 है, दूसरा नंबर N2 मान लेंगे। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप 100 का पक्षांतर कर देंगे यहाँ पे। तो 100 गुणा 25 ये आपका पक्षांतर करने पे, यानी कि आप जब इसको टर्म को यहाँ लाएंगे तो 100 आपका डिवीजन में चला जाएगा, काटने पे N2 बराबर 25 आपको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इफ़ A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 3 रेशियो 4 रेशियो 7 देन द रेशियो A प्लस B प्लस C रेशियो C इक्वल टू। यानी आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है A अनुपात B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7। तो यहाँ पर आपको बताना है A प्लस B प्लस C अनुपात C बराबर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे आपको दिया है, देखिए A का रेशियो 3 है, B का रेशियो 4 है, C का रेशियो 7 है। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट हमें मालूम है कि अनुपात में एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ होती नहीं है। जैसे कि A रेशियो B इक्वल टू आपको X रेशियो Y दिया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि A बराबर X होगा। यानी कि जो रेशियो है यानी जो अनुपात है वो आपका न्यूनतम रूप होता है भिन्न का। मान लीजिए आपके पास में 12/18 है, तो आप इसको अनुपात में जब लिखेंगे तो आप 6 से काटने के बाद में लिखेंगे 2 रेशियो 3। यानी कि आपका मान लीजिए A/B ये था आपका, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि A बराबर 2 होगा, B बराबर 3 होगा, लेकिन आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि A बराबर आपका 2 गुणा समथिंग होगा और B बराबर भी 2 गुणा बिल्कुल वही होगा जो कि आपने यहाँ गुणा किया है, क्योंकि सेम मल्टीपल यहाँ पर काटते हैं। जैसे कि आपने 6 से ऊपर नीचे काट दिया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, A की जगह पर ले लेंगे आप 3x को, B की जगह पे ले लेंगे 4x को और C की जगह पे 7x यानी कि 7x को ले लेंगे और यहाँ पर आप रख देंगे। यहाँ से आप निकालें A प्लस B प्लस C बराबर क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4x प्लस 7x इक्वल टू होता है 14x। तो यहाँ पर आप रेशियो को निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेशियो को निकालने पे A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई C इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ये ऐड करके आपका 14x आ चुका है, डिवाइड बाई आपने C को क्या माना है और यहाँ पर आपने C को क्या माना है, 7x माना है, तो यहाँ पर 7x को रखेंगे तो x से x कट जाएगा, 7 दूनी 14 यानी कि 2 रेशियो 1 आपके पास में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिखता है पहला वाला, ऑप्शन नंबर A वाले में आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2:5 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 5:6 प्राप्त हो। यानी आपसे पूछा गया है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट मे इक्वल टू 5:6। यानी कि आपको पूछा गया है, आपके पास में मान लीजिए कोई रेशियो A रेशियो B है, तो आपको कहा गया है कि A रेशियो B के ईच टर्म में हम क्या ऐड करें कि हमें नया रेशियो A रेशियो B मिले। तो जब भी आपको ये करना होगा आप क्या करेंगे दोस्तों, आप पहले रेशियो को ले लेंगे जो आपका इनिशियल रेशियो है 2:5। मान लीजिए यहाँ पर आप x को ऐड करते हैं और नया रेशियो आपको जो मिलता है ये आपका है 5:6। इक्वेशन को हल करेंगे वज्रगुणा के माध्यम से। 6 का गुणा आप यहाँ दोनों टर्म में कर देंगे, 5 का गुणा यहाँ दोनों टर्म में कर देंगे, तो 6 दूनी 12 धन 6x बराबर 5×5 = 25 धन 5x। ध्यान देंगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का सारा टर्म आपको गुणा करना है, यदि आप केवल यहाँ करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6x में से 5x को घटाएंगे पक्षांतर करने पे, तो x बचेगा बराबर 25 और 12 को यहाँ ले जाएंगे यानी 12 का आप यहाँ पे पक्ष चेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको माइनस का 12 मिलेगा, यानी x बराबर आपको 13 मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर दिखता है कि 13 को ऐड करने पे आपको नया रेशियो मिलता है। ऑप्शन नंबर C वाले में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इफ़ x रेशियो y इक्वल टू 3:4 देन द वैल्यू ऑफ दिस। यानी आपसे पूछा गया है, आपको x रेशियो y बराबर दिया है 3:4।
तो आपको बताना है 4x माइनस वाई रेशियो 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको जब भी आता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है, शुरू में जो आपको रिलेशन दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग आप इसको निकालेंगे, यानी इसी का यूज़ करने के बाद आप इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको बेसिकली दिया क्या है, x रेशियो y कहने का मतलब है आपको दिया है x बट्टा वाई बराबर 3/4। तो यहाँ पर आप कैसे x बट्टा वाई को लाएंगे ये आपको ध्यान देना है। देखिए पहले आप लिख लेंगे 4x माइनस वाई बट्टा 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे यदि आप पहले हर एक टर्म में क्या कर दें, y से भाग दे दें, यानी इस टर्म को आप डिवाइड कर दें दोस्तों y से, तो आपको मालूम है कि मान में कोई चेंज नहीं आएगा, जो कि हम मैथमेटिकली रूल से कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए y से आप भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x अपॉन वाई माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2x अपॉन वाई और प्लस यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे, x बट्टा वाई बराबर 3/4 रखेंगे, तो 4 3/4 माइनस 1 बट्टा 2 3/4 प्लस 3 काटेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लेंगे तो ऊपर आपका 2 आ गया डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए 2 से आप 4 को काटेंगे दोस्तों तो 3/2 और धन का 3 आ गया। इसको आप हल कर देंगे, 2 बट्टा 3 दूनी 6 और 3 9 और बट्टा 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलता है 2 ऊपर जाएगा दोस्तों तो गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4/9, यानी आपको यहाँ पर रेशियो क्या मिलता है 4:9 मिलता है, यानी 4:9, ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फॉर सम इंटीजर n द ऑड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी आपको पूछा गया है, मान लीजिए n आपके पास में कोई इंटीजर है यानी कोई पूर्णांक है दोस्तों, तो आपसे पूछा गया है कि जो विषम संख्या होगी यानी जो ऑड नंबर होगा, ऑड इंटीजर होगा, आप इसको कैसे दिखाएंगे। आपको मालूम है यदि आपके पास में n कोई पूर्णांक संख्या है तो हमेशा ही ऑड को दिखाने के लिए 2n + 1 का यूज़ करते हैं, और यदि आपको इवन को दिखाना होगा तो आप 2n का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, यदि मान लीजिए आपके पास में 3 है या फिर 2 है, तो यदि आपको प्रॉपर ऑड दिखाना है तो आपको 2n के साथ में 1 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2n हमेशा आपको इवन नंबर देता है, और 2n में 1 को ऐड कर देंगे, यानी इवन में आप 1 को ऐड करते हैं, हमेशा ही आपको ऑड नंबर मिलता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। यदि इवन पूछा जाएगा तो आप 2n करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच इज़ नॉट इरेशनल, यानी आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आपको मालूम होगा दोस्तों रैशनल और इरेशनल में क्या अंतर होता है। जो प्रमेय संख्याएं होती हैं उनको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q बराबर नॉन जीरो होना चाहिए, और जबकि इरेशनल नंबर को आप ऐसे वाले फॉर्म में यानी एक भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी रूट वाले होते हैं दोस्तों, जिनका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला क्लियर दिखता है, 3 आपका रैशनल नंबर है, लेकिन रूट 7 आपका इरेशनल नंबर है। तो रैशनल प्लस इरेशनल बराबर हमेशा ही इरेशनल नंबर होता है। तो पहला तो इरेशनल हो गया, सेकंड वाला भी आपका बिल्कुल वही है, रैशनल माइनस इरेशनल बराबर हमेशा ही क्या होता है, इरेशनल होता है। और थर्ड वाला देखिए आपको दिया है पहला वाला 3 + √7 × 3 - √7। अब यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका फॉर्म बनता है a + b a - b का, जिसका मान होता है a² - b²। तो यहाँ से आप इस पर रखेंगे मान को, तो a² क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर माइनस b² हो जाएगा √7 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया बराबर माइनस √7 का स्क्वायर दोस्तों, रूट हट जाएगा स्क्वायर से क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, तो ये 7 आ जाएगा, घटाने के बाद में 2 आ जाएगा, जो कि 2/1 यानी कि एक इरेशनल नंबर न होके रैशनल नंबर है, यानी कि एक प्रकार से प्रमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी में टिक कर देंगे। ये दोस्तों एक प्रकार से रैशनल नंबर है, न कि इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट होगा। और यदि आप डी वाले को भी देखें तो ये भी एक प्रकार से इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से आप चेक कर लेते हैं आराम से, आप डायरेक्ट देख के नहीं करेंगे, बल्कि उस पर जो सॉल्व करके आएगा तो आप सॉल्व करके देखेंगे कि आपका देखिए रैशनल बनता है कि इरेशनल बनता है।
तो यहाँ तक क्वेश्चनों को तैयार कर लें दोस्तों। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें दोस्तों। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।